नमस्कार दोस्तों। ये पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने फ्रांस की क्रांति के कारणों के बारे में पढ़ा और उस क्रांति के अगले चरण में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रांस की क्रांति में जो फ्रांस के समाज में वो चीज़ें थी, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, ये तीनों चीज़ व्याप्त नहीं थी। यही कारण है कि फ्रांस की क्रांति का ये नारा बना, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। फ्रांसीसी क्रांति में फ्रांस के जो लोग थे, उन्होंने ये जो नारा दिया समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, तो समाज में ये तीनों चीज़ें व्याप्त नहीं थी। समाज हम लोग पहले ही देख चुके हैं, समाज 3 भागों में बँटा हुआ है। फर्स्ट स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट में। इन प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के पास विशेषाधिकार है। स्वाभाविक सी बात है, जब किसी के पास विशेषाधिकार होगा, तो समाज में समानता व्याप्त नहीं होगी। और ये विशेषाधिकार तभी तक रह सकता है जब तक सबको स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो, यानी कहीं न कहीं बंधन है। तो ये नारा था और इसी नारे के तहत फ्रांस के समाज में ये क्रांति हुई, इस क्रांति का प्रभाव पड़ा और ये तीनों चीज़ें समाज को प्राप्त हुई। लुई 16वां, जैसा कि पूर्व में हम लोग देख चुके हैं, फ्रांस में बुर्बो वंश का शासक है और लुई शासक थे वहाँ के, लुई 14, 15, 16। तो 14 और 15 के समय तक स्थिति बहुत खराब थी। धीरे-धीरे वहाँ आर्थिक तंगी आ गई थी। जब लुई 16वां शासक बनता है, उस समय फ्रांस का खजाना खाली है। दूसरी बात, फ्रांस में अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ब्रिटेन के विरोध में युद्ध करता है। अमेरिकी के स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिकी लोगों का साथ देता है। इसका परिणाम हुआ कि इस युद्ध में फ्रांस को आर्थिक रूप से तो कुछ ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन सैन्य बोझ अवश्य बढ़ता है। इससे फ्रांस के खजाना और खाली होता है और फ्रांस की स्थिति है कि वो विदेशी ऋण में दबता चला जाता है। विदेशी ऋण बहुत ज़्यादा है। वहाँ का वित्त मंत्री नेकर बनाया जाता है। नेकर ये सलाह देता है कि फ्रांस में एक नया कर लगाया जा सकता है और कर के द्वारा कुछ धन की उगाही की जा सकती है। अब नया कर लगाना और ये व्यवस्था जो है फ्रांस के समाज में स्टेट जनरल के द्वारा किया जा सकता था। फ्रांस में एक प्रतिनिधि सभा थी, स्टेट जनरल, जो बैठक करती थी और वो कोई भी कर लगाना हो तो स्टेट जनरल के लोग ही उसको पास करते थे, वो लागू होती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रांस में 1664 के बाद कोई भी स्टेट जनरल की बैठक नहीं हुई और अभी जो समय है 1774-75 का, ये 100 साल से ऊपर का समय बीत चुका है। लोग भूल चुके हैं कि ये स्टेट जनरल होता क्या है, उसकी बैठक कैसे होती है। प्रक्रिया भी लोग भूल चुके हैं। फिर भी आनन-फानन में किसी तरह से पता करके और ये बैठक आयोजित की जाती है। इसमें प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट से 300-300 प्रतिनिधि आते हैं और तृतीय स्टेट से 600 प्रतिनिधि आते हैं। जब ये लोग आते हैं और बैठते हैं तो प्रथम स्टेट और द्वितीय से स्टेट आमने-सामने बैठते हैं और थर्ड स्टेट के जो लोग हैं, प्रतिनिधि हैं, वो उनके पीछे खड़े होते हैं। अब तृतीय स्टेट जो है वो ये मांग को स्वीकार कर देता है कि कोई भी चीज़ बहुमत से निर्णय न लिया जाए। इन लोगों का कहना है कि बहुमत से निर्णय लिया जाए। सारे लोग मिल बैठकर बात करें और मत दे दिया जाए और जो बहुमत का फैसला हो वही मान लिया जाए। जबकि फ्रांस में व्यवस्था है कि अलग-अलग प्रतिनिधि सभा के साथ बैठक में प्रस्ताव पास होता है और 2 स्टेट की प्रतिनिधि सभा जिस बात को पास कर देती है वही मान्य होता है। यानी प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट ये पास कर दें कि ये चीज़ लागू हो तो वो लागू हो जाएगी और अगर स्वीकार कर दे तो स्वीकार हो जाएगी, क्योंकि 2 स्टेट के लोग अलग-अलग शामिल हैं और यहाँ बहुमत 600 का है, तो इन लोगों की कोई बात स्वीकार नहीं की जाएगी, उसको एक मत माना जाएगा। इसका विरोध जताते हुए प्रतिनिधि सभा वहाँ से खुद को फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानती थी, वहाँ से बाहर निकलती है और 20 जून को वर्साई में एक टेनिस कोर्ट है जहाँ वो सारे लोग जमा होते हैं थर्ड स्टेट के और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर देते हैं। उनका नेतृत्व मिराबो और ओबेसी कर रहे थे। मिराबो कुलीन परिवार में जन्म हुआ था और आपको एक बात बता दें, ओबेसी भी मूलतः पादरी थे। तो पादरी भी क्लर्जी वर्ग था। ये प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट में आते थे ये लोग। अब यहाँ पर ये है कि जो दोनों स्टेट से बड़े लोग हैं, उसी वर्ग से एक प्रतिनिधि आता है जो थर्ड स्टेट का प्रतिनिधित्व करता है। तो बात यह है कि दोनों लोग क्या है कि जो व्यवस्था थी उससे उबे हुए थे। मिराबो भले कुलीन परिवार में जन्म हुए थे, लेकिन वहाँ की जो समाज की व्यवस्था थी उससे वो क्षुब्ध थे और वहाँ के दार्शनिक वर्ग से प्रभावित थे। अतः वो चाहते थे कि फ्रांस में व्यवस्था बदले। ओबीसी भी पादरी वर्ग से थे और वो मिडिल क्लास में थे।
यानी बड़े पादरी नहीं थे। फ्रांस में 2 तरह के पादरी थे, एक बड़े और एक छोटे। जो बड़े पादरी होते थे उनके पास सारा अधिकार था, ज़मीन के मालिक थे, वो आराम करते थे, और उसमें जो मिडिल क्लास के पादरी थे उनको काम करना पड़ता था। तो ये लोग भी इस व्यवस्था से क्षुब्ध थे, अतः इन लोगों ने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। जिस समय फ्रांस में नेशनल असेंबली घोषित होती है, गठन हो रहा होता है, उस समय की स्थिति यह है कि ठंड के मौसम के कारण फसल खराब हो गई थी और महंगाई बहुत बढ़ गई थी। महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि जनता त्रस्त थी, और जनता जो पाव रोटी का दाम बढ़ गया था, मार्केट में निकलती थी तो दुकानों पे लंबी लंबी लाइन लगती थी। बड़े बड़े व्यापारी साहूकार ये जमाखोरी में लग गए थे। परिणाम स्वरूप फ्रांस की जनता ने वहां पर विद्रोह कर दिया, दुकानों को लूट लिया, और वास्तिल के दुर्ग पर धावा बोल दिया। वास्तिल जो कि एक प्रतीकात्मक था, राजा का ये जेल था जिसमें राजनीतिक कैदियों को बंदी बनाकर रखा जाता था, और वहाँ हथियार भी थे। तो जनता अटैक कर देती है, वास्तिल के दुर्ग का पतन हो जाता है, राजनीतिक कैदी को रिहा कर दिया जाता है, और वहाँ से हथियार लूट लिए जाते हैं। देहाती इलाकों में अफवाह फैल गई कि जो जागीर के मालिक है वो बड़े बड़े लठैत को बुला रहे हैं, और उससे वो किसानों और पर जुल्म करेंगे। परिणाम स्वरूप वहाँ के गांव की जो किसान हैं, मजदूर हैं, ये लोग जागीर पर धावा बोलते हैं, उनके कागजात जला देते हैं, और ये जागीर के लोग हैं डर के मारे वहाँ से निकल जाते हैं और आसपास के पड़ोसी देशों में जाकर शरण ले लेते हैं। यहाँ फ्रांस में जो राजधानी है वहाँ ये अफवाह फैलती है कि राजा सेना बुलाकर इनका दमन करने वाला है, क्रांति का। तो विद्रोह काफी, फ्रांस की सड़कों पर विद्रोही लोग बाहर निकल जाते हैं, और अंत में राजा को ये मान लेना पड़ता है कि फ्रांस में नेशनल असेंबली को राजा मान्यता दे देता है, और ये कहता है कि अब नेशनल असेंबली ही संविधान होगा, और संविधान के गठन के बाद वही शासन होगा। यानी राजतंत्र का समापन हो जाएगा और संविधान के द्वारा यहाँ राज किया जाएगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली एक बैठक करती है, इसमें कर, कर्तव्य और बंधन वाली सामंती व्यवस्था का उन्मूलन आदेश पास कर देती है। पादरी वर्ग अपने विशेषाधिकार को त्याग देते हैं, धार्मिक कर समाप्त कर दिया जाता है, चर्चों की जमीन राज्य की संपत्ति घोषित की जाती है, और जो चर्च के पादरी थे वो आसपास के पड़ोसी देशों में जाकर शरण ले लेते हैं, और सारी जागीर, सारी जमीन राज्य की संपत्ति घोषित हो जाती है। इस तरह से फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। बास्टिल के दुर्ग का पतन हो चुका है, और जनता वहां पर नेशनल असेंबली घोषित कर चुकी है। नेशनल असेंबली ही अब शासन करेगी, संविधान गठन की व्यवस्था